नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बेहद ज़रूरी विषय पे हम बात करेंगे, कैंसर। एक ऐसा विषय जिस पे अक्सर चर्चा तो होती है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि देश में जागरूकता का अभाव है। जो मरीज़ होता है वो देर सबेर तक चिकित्सक तक पहुंचता है, जिसके चलते भारत में डेथ रेट भी लगातार बढ़ती जा रही है। शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर से दो खास स्पेशलिस्ट आज हमारे साथ स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं। सर, चर्चा को शुरू करें उससे पहले आपका एक बार इंट्रोडक्शन। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेश जहांगीर, मैं कैंसर सर्जन हूँ और वर्तमान में शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी जयपुर में कार्यरत हूँ। कैंसर का इलाज एक मल्टी मॉडलिटी अप्रोच से किया जाता है, जिसमें मुख्य भूमिका जो होती है वो सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की होती है। इसके अलावा और जो इंटेंसिव केयर, कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सारे विभाग हमारे यहाँ पे हैं, जिससे हम पेशेंट का आउटकम जो है वो इम्प्रूव कर सके। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुधीर पलसानिया है। मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर फिजिशियन के रूप में शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। हमारे हॉस्पिटल में कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट के लिए मल्टी मोडिलिटी में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी विभाग, मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग और रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विभाग अपनी लेटेस्ट मशीन्स के साथ में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में, मॉड्यूलर ओटीज के साथ में और मेडिकल ऑन्कोलॉजी के बारे में मेडिकल ऑन्कोलॉजी की सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। सर, विषय को शुरू करते हैं और जड़ से शुरुआत करते हैं। कैंसर को जानने की कोशिश करेंगे ताकि बहुत ही आसान शब्दों में लोगों तक सटीक जानकारी पहुंच सके। सर, कैंसर है क्या, किस तरीके से फैलता है, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए, कैंसर अगर आम भाषा में बोला जाए तो हमारा शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से बना हुआ होता है। कोशिकाओं का विभाजन एक बहुत ही नियंत्रित प्रक्रिया होती है। जब यह प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाती है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है, तो सेल का डिवीजन है, कोशिकाओं का विभाजन बहुत बढ़ जाता है और वो एक ट्यूमर बन जाता है, जिसको आम भाषा में हम कैंसर कहते हैं। कैंसर शरीर के किसी भी भाग के अंदर हो सकता है और कैंसर जो है वो किसी भी एज में हो सकता है। 1 साल के बच्चे से में भी हो सकता है और 60 साल के वृद्ध में भी कैंसर हो सकता है। कैंसर जो है वो अभी हमारे देश के अंदर देखा जाए तो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर हमारे देश के अंदर अभी जो है लगभग 27 लाख के आसपास कैंसर के पेशेंट हैं और हर साल लगभग 13 लाख जो नए कैंसर के पेशेंट डायग्नोज हो रहे हैं। और देखा जाए तो लगभग 8 और 8.5 लाख के आसपास जो कैंसर मरीज होते हैं उनकी डेथ हर साल कैंसर के कारण होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना भयावह रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। सो सिम्टम्स और लक्षणों को समझने की कोशिश करेंगे, किस तरीके का? जैसे इंडिया के अंदर देखा जाए तो महिलाओं के अंदर जो स्तन कैंसर है वो सबसे कॉमन है। स्तन कैंसर है, उसके बारे में जागरूकता भी काफ़ी बढ़ रही है फीमेल्स के अंदर। तो वो जो प्रेजेंटेशन उसका लक्षण है आरंभिक, उसमें गांठ हो सकती है, बगल में गांठ हो सकती है, निप्पल से कुछ डिस्चार्ज आ सकता है, ब्लड का डिस्चार्ज हो सकता है, निप्पल रिट्रैक्शन हो सकता है। तो ये सब जो साइन या सिम्टम जो महिलाओं को हमको जागरूक करते हैं, तो उनको तुरंत कैंसर रोग विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। दूसरा जो कॉमन कैंसर होता है महिलाओं के अंदर वो होता है सर्वाइकल कैंसर। तो उसके अंदर जो होता है वो जो यंग फीमेल्स होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है वो। तो उसके अंदर होती है ब्लीडिंग होती है ना, और डिस्चार्ज होता है वेजाइनल, लोअर एब्डोमिनल, पेट के अंदर दर्द हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं और हमको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। इसी तरह से पुरुषों में देखा जाए तो पुरुषों में सबसे जो कॉमन कैंसर है वो है मुंह का कैंसर, क्योंकि तंबाकू का सेवन बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत में। तो उसके अंदर जैसे बहुत सारे सिम्टम लक्षण होते हैं, जैसे मुंह के अंदर छाले का होना, बहुत लंबे तक घाव का नहीं भरना, फिर होता है कि खाना निगलने में दिक्कत होना। इसी तरह फेफड़ों का कैंसर है वो पुरुषों में बहुत कॉमन होता है, जिसके भी कुछ साइन होते हैं। जैसे लंबे समय तक अगर आपको खांसी है तो ये टीबी में भी हो सकती है और कैंसर में भी हो सकती है। तो दोनों के कॉमन सिम्टम होते हैं। तो बलगम के अंदर खून का आना, छाती में दर्द होना, सांस में दिक्कत होना। तो ये सारे जो है
लक्षण हैं जिनसे हमें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। लक्षणों की बात करें अब हम, बीमारी की तो हमने बात की कि ये बीमारी है, ये लक्षण है। बचाव की अगर हम बात करें तो वो क्या बचाव हो सकते हैं शुरुआती तौर पर लक्षणों को समझते हुए? कैंसर के बचाव के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? क्या अमूमन ये देखा जाता है कि आप बहुत देर सवेर तक चिकित्सक तक पहुँचते हैं, भारत में अक्सर यही देखा जाता है, क्या बचाव होता है? जी, कैंसर से बचाव के बारे में अभी अपन जो आप बार बार बात करते हैं कैंसर लास्ट स्टेज में है, तो बचाव दो तरीके से हो सकता है। एक तो कैंसर का अपन होने से बचें, वो शुरुआती जो होता है प्रिवेंशन बोलते हैं, और दूसरा जिनके अंदर कैंसर के लक्षण हैं उनको अपन बहुत ज़्यादा बढ़ने से पहले उनको स्क्रीन कर सकें, स्क्रीनिंग बोलते हैं उसको। तो हम प्रिवेंशन की बात करें, जैसे डॉक्टर नरेश ने बताया कि हमारे पास मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा है। राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पे भी तंबाकू पदार्थ का उपयोग बहुत ज़्यादा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है तंबाकू, और तंबाकू से बने बहुत सारे पदार्थ अलग अलग रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। तो इनको रोकथाम से बहुत सारे कैंसर्स जैसे मुंह का कैंसर, लंग का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर सब रोके जा सकते हैं। एल्कोहल कंजप्शन है तो उसको मॉडरेट करें, कम से कम करने की कोशिश करें। ये सारे तरीके अपन प्रिवेंशन के रूप में काम में ले सकते हैं। कुछ कैंसर्स हैं जिनको अपन अर्ली स्टेज के अंदर पता लगा सकते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल्स के अंदर। जो कैंसर हो रहा है वो तो अलग है, बट जो हेल्दी इंडिविजुअल है जिनके अंदर कैंसर नहीं है, जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, या प्रोस्टेट है, या तो अपने घर में किसी को जेनेटिक का पता लगता है, जैसे अपने से पहले किसी भी यंग आदमी को अपने परिवार के अंदर आनुवंशिक अपन को लगता है कि इसको पहले कैंसर हो चुका है, घर में 2 या 3 फैमिली मेम्बर्स को एक पीढ़ी के अकॉर्डिंग उनको हम स्क्रीन कर सकते हैं। स्क्रीनिंग करके कैंसर का शुरुआती स्टेज में पता लगा सकते हैं कि वो जो कैंसर जब आखिरी स्टेज में बढ़ जाता है, जब वो मैनिफेस्ट करे उससे पहले हमको पता लग जाए कि इसको कैंसर हो सकता है, तो हम उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो ये सारी स्क्रीनिंग है और प्रिवेंशन है जो कैंसर के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले टाइम में निभाएगा। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, कैंसर को लेके भारत में बहुत सी भ्रांतियाँ देखने को मिलती हैं। लंबे समय तक झाड़ फूक जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं, लाइलाज इसको बता दिया जाता है। किस तरह की भ्रांतियाँ आमतौर पर आप देखते हैं? कैंसर के इलाज से बहुत सारी गलत धारणाएं जो है वो आम जनता के अंदर है। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। इसका मुख्य कारण जो है वो है जागरूकता का अभाव है लोगों के अंदर। कैंसर बिल्कुल भी लाइलाज बीमारी अभी के समय में नहीं है, इसके बहुत सारे इलाज अभी एडवांस हो चुके हैं। कैंसर जो है अगर हम अर्ली स्टेज के अंदर अगर डायग्नोज कर लेते हैं तो उसका जैसे पहली और दूसरी स्टेज के अंदर बहुत अच्छे उसके रिजल्ट हैं, इसको पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। तो जागरूकता बढ़ानी बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो गलत धारणाएं जो हमारे पास में मरीज आते हैं उनका सबसे जो कॉमन क्वेश्चन रहता है वो ये रहता है कि अगर हम कैंसर है उसमें से बायोप्सी करेंगे या उसकी सर्जरी करेंगे तो वो फैल जाएगा। ये बहुत बड़ी गलत धारणा है, मिथ्या जो लोगों के अंदर है। कैंसर के अंदर बायोप्सी जो होती है उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसके बिना कैंसर का कोई भी इलाज हम शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि उससे ही हमें पता चलता है कि टाइप क्या है ट्यूमर का। उसके अंदर जो बायोप्सी की जाती है वो बहुत स्पेसिफिक प्रिकॉशंस के साथ में की जाती है कि वो कैंसर नहीं फैले। उसके लिए बहुत एक्सपर्टाइज कुछ बायोप्सीज में लगता है, जो एंडोस्कोपी गाइडेड होती है, लेप्रोस्कोपी गाइडेड होती है। और उस भाग के अंदर जहाँ से जिन कैंसर के अंदर कुछ ऐसे भी कैंसर है जिनके अंदर ज़रूरत नहीं रहती है, तो ये एक गलत धारणा लोगों के अंदर है कि बायोप्सी कराने से कैंसर फैल जाता है। ये एजुकेटेड लोग हैं उनमें भी है, जो इलिटरेट लोग हैं उनमें भी है। और एक कॉमन जो है कि रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी है, वो पेशेंट जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। इसी तरह के देखा जाए तो रेडियोथेरेपी में अभी बहुत एडवांस हो गया है, एक पर्टिकुलर टिश्यू को टारगेट किया जाता है। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट होते थे, वो भी काफ़ी हद तक दवाइयाँ आने से अभी हमारे कंट्रोल में है और पेशेंट बहुत अच्छे से टॉलरेट कर सकता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जब कैंसर का इलाज किया जाता है तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है उसकी किस तरह की भूमिका रहती है? खासतौर पे बच्चों से जुड़े जो कैंसर होते हैं उसमें किस तरह का इलाज और आपकी भूमिका रहती है? जी सर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के आधार पर, जैसे शुरुआत में सर ने बताया कीमोथेरेपी सबसे पहले ट्रीटमेंट आया था, तो अब उसके अंदर भी बहुत सारे एडवांसमेंट हो चुके हैं। कीमोथेरेपी की मेडिसिन ज़्यादातर कैंसर
जो टाइप होते हैं, अलग अलग बॉडी में अलग अलग टाइप का कैंसर होता है, सबके लिए अलग अलग अपन को कीमोथेरेपी चाहिए होती है। कुछ में अपन सर्जरी और रेडिएशन से पहले देते हैं और कुछ में अपन कैंसर वापस ना आए उसकी रोकथाम करने के लिए कीमोथेरेपी देते हैं। इसके अलावा एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कीमोथेरेपी के बाद में अभी टारगेटेड थेरेपी आई है। टारगेटेड थेरेपी में हम जहाँ पे जिस ऑर्गन का कैंसर होता है वो जिस वजह से हो रहा है उसको टारगेट करके उसके ओरल या फिर उसके बारे में इंजेक्शन के बारे में हम कीमोथेरेपी देते हैं, टारगेटेड थेरेपी देते हैं। थर्ड और फोर्थ स्टेज जो है, फोर्थ स्टेज के ट्रीटमेंट भी अब संभव हैं, जिनके अंदर अपने पास इम्यूनोथेरेपीज हैं, कीमोथेरेपीज हैं। कीमोथेरेपी के अंदर जो हमारे पास लगाने के लिए जो उसके इन्फ्यूजन्स मशीन्स हैं, रेट्स हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। घर पे उनके साइड इफेक्ट जो होते हैं, एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आएंगे, तो उनके जो दवाइयों का जो नवीनीकरण होने से और जो घर पे हम जो मेडिसिन वगैरह देते हैं और लगातार काउंसलिंग करते हैं, उसके बाद में साइड इफेक्ट बहुत कम रह गए हैं। दूसरी हम बात करें बाल कैंसर की, बच्चों के कैंसर की और रक्त कैंसर की, ल्यूकेमिया बोलते हैं जो ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, इनके अंदर अभी जो ट्रीटमेंट की रेट है वो बहुत ज़्यादा, सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चों के कैंसर जो होते हैं वो या तो आनुवंशिक होते हैं या अपने आप हो जाते हैं, लेकिन बच्चों का कैंसर जो है वो बड़ों के कैंसर के मुकाबले दवाइयों को ज़्यादा रेस्पॉन्ड करता है और उसके अंदर जो साइड इफेक्ट रेट है वो कम होती है और उसमें बच्चे के ठीक होने की और लंबा जीवन जीने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। रक्त कैंसर जो है, ल्यूकेमिया है, लिम्फोमा है, ये हमको लगता है कि पूरी बॉडी में होगा, ये भी एक है। लेकिन रक्त कैंसर के बारे में या ब्लड कैंसर के जो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा का जो आज इलाज है कीमोथेरेपी के रूप में या इंजेक्शंस के रूप में, टेबलेट्स के रूप में, वो इतना एडवांस हो गया है कि एक बार यदि पेशेंट को रेस्पॉन्स आता है तो लगभग पेशेंट्स इससे बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो सकते हैं और एक सामान्य जो नागरिक है जो जितना जीवन जीता है लगभग उस रेट के अंदर हम पहुँच गए हैं कुछ कैंसर्स के अंदर, जैसे CML है, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, जो टेबलेट से ट्रीट किया जाता है, CLL, बहुत सारे ल्यूकेमिया लिम्फोमा ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो एक सामान्य नागरिक की तरह अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पूरे मल्टी मोडिलिटी जो ट्रीटमेंट है उनके साथ में हमारा रोल ये है कि हम पेशेंट्स को अच्छे से अच्छा कैंसर के बारे में ट्रीटमेंट दें और शुरुआती स्टेज में भी उनके साथ में काम करें सर्जरी और रेडिएशन के, और एडवांस स्टेज में हम अलग से उनकी जो लाइफ है उसका क्वालिटी बेटर कर पाए। पैलिएटिव केयर को आपसे समझना चाहेंगे और एक मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे एक कैंसर पेशेंट, क्योंकि बहुत आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे बहुत कमज़ोर हो जाता है, कैसे उसको बूस्टअप किया जाता है और ये कितना काम करती है? जी सर, पैलिएटिव केयर जो है वो दो तरीके का होता है। पैलिएटिव केयर का मतलब ये है कि जो हमारा जो मेन स्ट्रीम है, रेडिएशन है, सर्जिकल और मेडिकल, इनके अलावा भी जो पेशेंट का क्वालिटी है लाइफ का वो अपन बेटर कर पाएँ। कुछ पैलिएटिव केयर, जैसे पैलिएटिव केयर के अंदर जो चीज़ें आती हैं, जैसे पेन मैनेजमेंट है, आपने सुना होगा दर्द बहुत ज़्यादा होता है कैंसर के अंदर, वो शुरुआती स्टेज में भी हो सकता है, आखिरी स्टेज में भी हो सकता है। तो उस पेन का मैनेजमेंट हमें तरीकेबद्ध तरीके से, जो WHO हमारा है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपन पूरा उसका पेन मैनेजमेंट करें। इसके बाद में पैलिएटिव केयर के अंदर जो हमारा जो पेशेंट्स हैं जिनको हम डेफिनेटिव थेरेपीज नहीं दे पा रहे हैं, तो उनका जो लाइफ एक्सपांड है वो बहुत पेनफुल होता था, बहुत ज़्यादा उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन एड्रेस करें। पेशेंट को सोशियो इकोनॉमिक है, अपन उसको घर पे केयर देना है और उसको जो पेन मैनेजमेंट है या उसका जो सिम्टम्स हैं उनको अपन मैनेज करें। इसके अलावा आजकल पैलिएटिव के अंदर रेडियोथेरेपी भी है, पैलिएटिव कीमोथेरेपी भी और पैलिएटिव सर्जरी जैसा सर बता रहे हैं, इसका भी रोल बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट कैंसर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट की हमारे पास पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिसके अंदर हम उसको खुद काउंसिल करते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे पास, उनके पास में काउंसलिंग के लिए भेजते हैं, क्योंकि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जितना साइकोलॉजिकल पेशेंट सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, अपने आप में एक बूस्ट है वो, तो पेशेंट्स के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और तीसरी चीज़ न्यूट्रिशन होती है, पोषण, क्योंकि जो मुंह के कैंसर हैं, आहार नली के कैंसर हैं, उनमें सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि वो पेशेंट को हम पोषण बराबर दें, उसको न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, चाहे वो अपन को ओरल देना पड़े, चाहे फीडिंग जेजुनोस्टोमी से, चाहे अपन नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है जो नोज के थ्रू जाती है। क्यों? क्योंकि जो अपन जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका इफेक्ट जो है, यदि पेशेंट कुपोषण का शिकार होगा तो उसका इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं आ पाएगा। तो अपन पोषण का ध्यान रखेंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को बराबर देंगे, जो अपने अल्टरनेटिव थेरेपीज होती है, मेडिटेशन है, योगा है, उन सब के अंदर अभी पेशेंट को इंडल्ज करके उसका जो कॉन्फिडेंस है पेशेंट का कि मैं ठीक हो सकता हूँ, मेरा पोषण ठीक हो सकता है, तो अपने आप ही कैंसर के रिजल्ट बेटर आते हैं। और पैलिएटिव केयर का भी इसलिए भी, पैलिएटिव केयर जो लास्ट स्टेज में होता है तो उसका घर पे केयर, होस्पाइस जिसको बोलते हैं, और उसका हॉस्पिटल में केयर, जिससे उसको ये कॉन्फिडेंस बना रहे यदि इलाज नहीं संभव हो पा रहा तो जो जीवन बचा है उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ
बेटर रहे और जो उसके साथ में जो रह रहे हैं कम से कम वो भी परेशान कम से कम हो, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज के अंदर हो जाता है कि इसको कैंसर अब आखिरी स्टेज में, अभी इसका क्या करेंगे हम, तो उसके अंदर हमारा रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैंसर के इलाज में रेडिएशन थेरेपी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और उसी की चर्चा के लिए हमारे साथ में डॉक्टर कार्तिक रस्तोगी मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर कैंसर की स्टेज को लेके हम बात करेंगे कि इसकी स्टेज को अगर समझने की कोशिश करें, कौन कौन सी स्टेज होती है और इसकी ट्रीटमेंट की कौन कौन सी पद्धति होती है। तो कैंसर एक आमतौर पर 4 स्टेज में डिफाइन किया जाता है। स्टेज 1 होती है जब वो अपने टिश्यू में जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है वहीं तक लिमिटेड रहता है। स्टेज 2 होती है वो उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स में आ जाता है। 3 थोड़ा और बाहर लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो जाता है। और 4 स्टेज का मतलब होता है कि वो बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी जो ओरिजिन से अनरिलेटेड है वहाँ तक भी कैंसर के सेल्स डिसेमिनेट हो जाते हैं। तो वो स्टेज 4 होता है जिसे आमतौर पर 4th स्टेज कहा जाता है। तो स्टेज वाइज ही कैंसर का जो ट्रीटमेंट है बेसिकली 3 ही मोडालिटी से ट्रीट किया जाता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। अगर वो अर्ली स्टेज में आता है तो सर्जरीज से ट्रीट किया जाता है। थोड़ा और एडवांस स्टेज में आता है तो हम रेडिएशन अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी ट्रीट करते हैं। जब लास्ट स्टेज में आता है तो पैलेटिव केयर के रूप में या तो कीमोथेरेपी या सर्जरी या रेडिएशन, ये एक जॉइंट डिसीजन लिया जाता है किस तरह से ट्रीट करना है। सर रेडिएशन थेरेपी को लेकर अगर चर्चा करें तो किस तरीके से इसको समझें, किस किस तरह की ये थेरेपीज होती हैं। रेडिएशन थेरेपी बेसिकली जो शुरुआत में होती थी वो एक कोबाल्ट थेरेपी हुआ करती थी। उसमें एक कोबाल्ट सोर्स होता था जो एक नेचुरल एक रेडियोएक्टिव मटेरियल होता था जिसमें से किरणें निकली जाती थी। उन्हें कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल रहता था क्योंकि उसे आप सोर्स को कभी बंद नहीं कर सकते, वो हमेशा ही निकलता ही रहता था। इसीलिए उसके साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी आने लगी जिसमें हाई एनर्जी एक्सरेज को यूज़ किया जाने लगा। उस मशीन को हम लीनियर एक्सेलरेटर बोलने लगे। उसकी भी फिर आगे कई तरह की मशीन्स मार्केट में उपलब्ध हुई हैं। तो हाई एनर्जी एक्सरेज को हम लोग एज ए रेडिएशन यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स को मारने के लिए। जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया वैसे वैसे फोकस ये होता गया कि जो रेडिएशन की बीम है वो सटीक ट्यूमर के ऊपर ही पड़े ताकि ट्यूमर नष्ट हो और आसपास के जितने भी नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनको जितना ज़्यादा बचाया जा सकता है उनको बचाया जा सके। इस तरह से सारा एडवांसमेंट हुआ। पहले 3D CRT टेक्निक आई, उसके बाद IMRT टेक्निक आई, उसके बाद में एक IGRT इमेज गाइडेड टेक्निक आई जिसके अंदर हम ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी इनबिल्ट CT स्कैन होता है मशीन के अंदर, तो CT करके डेली इमेजिंग चेक कर सकते हैं कि जो हमारा ट्यूमर पहले दिन था वो उतना ही है, बढ़ रहा है या घट रहा है। उसके बाद रैपिड आर्क थेरेपी आई जिसे VMAT भी बोलते हैं। इसमें मशीन घूमते घूमते भी रेडिएशन दे देती है। तो ऑन काउच जब पेशेंट रहता है, एक बार जब पेशेंट को हम लिटाते हैं उसके बाद मशीन 2 से 3 मिनट के अंदर ही ट्रीटमेंट को कंप्लीट कर देती है। उसके बाद जो विकास हुआ वो आया SBRT या SRS टेक्निक का। उसके अंदर साइबर नाइफ एक मशीन आई जो इतनी प्रिसाइसली बीम को डिलीवर करती है कि ना के बराबर रेडिएशन नॉर्मल टिश्यूज पे चढ़ता है। और जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है वो मतलब इंडिया में केवल एक ही जगह है, बहुत कम सेंटर्स हैं, उसे प्रोटोन थेरेपी कहते हैं जो जनरली बच्चों के ऊपर यूज़ की जाती है। उसके अंदर तो नॉर्मल स्ट्रक्चर में नॉर्मल जो टिश्यूज होते हैं रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं गिरता, केवल ट्यूमर पे ही रेडिएशन का असर देखने को मिलता है। सर मोटे तौर पे किस तरीके के कैंसर जो होते हैं ज़्यादातर उस पर रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है और जो एक लगातार चर्चा की जाती है कि भाई रेडिएशन थेरेपी होगी उसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, कितने हद तक ये सही है? रेडिएशन बेसिकली कैंसर को हम 2 मोटे तौर पे डिवाइड करते हैं। एक होते हैं ब्लड कैंसर्स जिसमें सारे लिम्फोमास, ल्यूकेमियाज आते हैं, और दूसरे होते हैं सॉलिड ऑर्गन ट्यूमर जिसके अंदर हमारे मुंह के कैंसर, दिमाग का कैंसर, स्तन का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, आंतों का कैंसर, ये सारे आते हैं। तो जो रेडिएशन का मेन रोल है वो सारा का सारा सॉलिड ट्यूमर्स के अंदर है। जितना रक्त कोशिकाओं के ब्लड कैंसर के बारे में बात की जाती है तो रेडिएशन का बहुत लिमिटेड रोल है। लिम्फोमा के अंदर कीमोथेरेपी कंप्लीट होने के बाद में रेडिएशन दिया जाता है ताकि दोबारा कैंसर के आने की संभावनाएं ना के बराबर बचे। और ब्लड कैंसर्स में भी कुछ ही जगह पे इसका लिमिटेड रोल किया जाता है, जैसे ब्रेन में दिया जाता है ल्यूकेमियास के अंदर। लेकिन जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स हैं वहाँ या तो रेडिएशन कीमोथेरेपी के साथ एज ए डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है या फिर सर्जरी जहाँ पे मोडालिटी होता है पहले ट्रीटमेंट का, उसके बाद उसकी फाइनल जो रिपोर्ट आती है उस पर हम कुछ स्टडी करते हैं ये देखने के लिए कि दोबारा कैंसर के आने की संभावना कितनी है। उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि रेडिएशन दोबारा देना है कि नहीं, ताकि कैंसर को उसी मरीज में दोबारा आने की संभावनाओं को कम किया जा सके। जहाँ तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स का सवाल है, ज़्यादातर मरीजों का यही रहता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट
सर्जरी जैसे नहीं है रेडिएशन की, भाई आप ऑपरेशन थिएटर में ले गए और आपने उसको ठीक कर दिया, या कीमोथेरेपी 1 दिन लगाई और फिर 3 हफ्ते बाद आपने बुलाया। रेडिएशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक बार चालू हुआ तो 20 से लेके 35 तक की साइकिल्स इसमें लगाई जाती है। तो 1.5 से 2 महीने तक मरीज को रोज आना पड़ता है रेडिएशन लेने के लिए। तो कई मरीजों का ये रहता है कि हमारा व्यवसाय छूट जाएगा, सबसे बड़ा उनके इकोनॉमिकल दिमाग में रहता है कि हमारा रोजगार ही नहीं रह पाएगा, उसके लिए उनको काउंसलिंग किया जाता है। फिर रेडिएशन के दौरान जैसे जैसे दूसरा तीसरा हफ्ता चालू होता है, मुंह में छाले पड़ने लग जाते हैं या फिर चमड़ी काली पड़ने लग जाती है, तो एक सोशल स्टिग्मा उनके अंदर हो जाता है कि अब हम खाएंगे पिएंगे कैसे, खान पान हमारा बंद हो जाएगा तो आगे हम कैसे करेंगे, या दूसरों को पता चल जाएगा, नाक से नली डल जाएगी। तो इस तरह के कई सारे साइड इफेक्ट्स के बारे में पेशेंट बहुत सोचते हैं वो। लेकिन आजकल जितनी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, साइड इफेक्ट्स बिल्कुल मिनिमम है। कई केसेस में तो ये ना के बराबर देखने को मिलते हैं, और अगर हो भी जाते हैं तो मेडिसिन इतनी एडवांस अवेलेबल है कि हम उन्हें होने के साथ ही बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, ताकि पेशेंट अपना ट्रीटमेंट पूरा कर सके। सर, कैंसर से जुड़े हर विषय पे हमने बात की है। आपकी तरफ से आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये जो बीमारी है, गंभीर जो बीमारी है, इससे बचा जा सके, क्या मैसेज? जी, सबसे पहला तो यही है कि कैंसर के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं जो एक दूसरे से सुनते हैं, उन पे ना जाएं। अगर आपको पता चलता है, कोई भी ऐसा लक्षण दिखता है, जैसा कि पहले 2 डॉक्टरों ने बताया है, अगर आपको खुद में या आपके परिवार में किसी को भी ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो सीधे आप डॉक्टर के पास आए, कैंसर स्पेशलिस्ट के पास आए, उनसे कंसल्ट करें, प्रॉपर उसका डायग्नोसिस हो, उसके हम तह तक पहुँचे, किस तरह का कैंसर है, बायोप्सी हो, इमेजिंग हो, उसके बाद जॉइंट डिसीजन में डिसाइड किया जाए कि किस तरह का ट्रीटमेंट उसको उपलब्ध किया जा सकता है। और जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स या मन में जो भी वो लेके आते हैं कि हमारा इतना खर्चा हो जाएगा या इतने साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे, हम ट्रीटमेंट पूरा कर पाएंगे कि नहीं, ये सारी बातें वो दिमाग से निकाल दे। क्योंकि कीमोथेरेपी भी टारगेटेड थेरेपी के रूप में आ चुकी है, सर्जरी भी बहुत एडवांस हो चुकी है, बिल्कुल मिनिमम इन्वेजिव सर्जरीज होती हैं, और रेडिएशन भी बिल्कुल अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के रूप में है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, कैंसर होने पे किसी से छुपाना नहीं है, आपको तुरंत एक कैंसर स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। तो आप तीनों चिकित्सक हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की सार्थक चर्चा में इतना ही। अगले हफ्ते एक फिर नए विषय के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।